एवरीबॉडी, मैं हूँ शमा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो से कंपनी लॉ की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जो कि कुछ यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट लॉ के नाम से भी है, तो उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि कंपनीज के बारे में क्या होता है, उसके मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस। हमने पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी, कौन कौन सी टाइप की जो कंपनी है जो कि हमारी इंडस्ट्री और कॉमर्स में काम करती है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं बीकॉम और एमकॉम के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ। रिसेंटली हमने कंपनी लॉ की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और ये जो सब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं साथ साथ ऑडिटिंग सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। Many types of companies are engaged in commerce and industries today, which are listed here under. जैसा कि हमें पता है कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर डिफरेंट टाइप की कंपनीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो जो कंपनी है उनको किस किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया हुआ है और कौन सी कंपनी का क्या मीनिंग होता है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज की क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पे हमें पढ़नी है। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जो कंपनी है वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है। तो उसमें हमारा 3 है, चार्टेड, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। फिर हमें देखना है कि लायबिलिटी के बेसिस पे, हमने पढ़ा है ना कि कंपनी 2 टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट है बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि शेयर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं कर सकते, और कौन सी कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कौन सी कंपनी में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि जो कंपनी है उनके कौन ओनर होते हैं, उसके बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडीज कंपनी। एंड नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ नेशनलिटी। ये तो नाम से समझ आ रहा है कि नेशनलिटी के बेसिस पे हम कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी कंपनी इंडियन कंपनी है, जिसको हम इनलैंड कंपनी भी बोलते हैं या फिर डोमेस्टिक कंपनी भी बोल सकते हैं, और कौन सी फॉरेन कंपनीज हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन के बाद लास्ट क्लासिफिकेशन आती है अदर्स कंपनी की, जिसके अंदर हमने कुछ और टाइप की कंपनीज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है, इलीगल कंपनीज कौन सी होती है, स्मॉल कंपनीज कौन सी होती हैं। इस टाइप के हमने अदर कंपनीज को भी डिस्कस किया है। अब 1 बाय 1 इन सबको समझते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, से कंपनी का जो स्टार्टअप है, कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं और कंपनीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आती है चार्टेड कंपनी। चार्टेड कंपनी क्या है? ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है। सबसे पहले जो कंपनीज बनाई जाती थी वो इस तरीके से ही बनाई जाती थी। सच कंपनी वर फॉर्म्ड एट इंस्टेंस एट एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन। जो ये वाली कंपनी है ये इंस्टेंटली बना दी जाती थी, किसके ऑर्डर पर? किंग और क्वीन के ऑर्डर पर। इन कंपनी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। जैसे ही उनको कोई काम करने की रिक्वायरमेंट होती थी, अगर उनको लगता था कि इसके लिए किसी कंपनी की ज़रूरत है, तो क्वीन या किंग ऑर्डर करते थे और वो इंस्टेंटली वो कंपनी बन जाती थी। ये कंपनी जो है वो फॉर्म की जाती थी बाय द रॉयल चार्टर, इसलिए इनको हम रॉयल चार्टर्ड कंपनीज भी बोलते हैं। मेंबर्स इंजॉय अनलिमिटेड राइट्स एंड नॉट लाइबल फॉर एनी डेब्ट ऑफ कंपनी। इस कंपनी के जो भी मेंबर्स होते थे उनके अनलिमिटेड राइट्स होते थे और कंपनी के लिए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती थी। सच कंपनीज आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। अब इस टाइप की कंपनी जो है हमारी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाई जाती हैं, लेकिन जो कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं उनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, इनकॉर्पोरेटेड बाय सेपरेट एक्ट। जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं वो सेपरेट एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल RBI, SBI, LIC और एसेट्रा। मोस्टली ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी होती हैं जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा ही बनाई जाती हैं। लिमिटेड वर्ड इज नॉट यूज इन द नेम ऑफ दीज कंपनीज इवन दो देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं उनके पीछे लिमिटेड वर्ड होना कंपलसरी होता है। उनको अपने वर्ड के पीछे, अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाना कंपलसरी
होता है। लेकिन अगर वो कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी है तो उस केस में लिमिटेड वर्ड को लगाना कंपलसरी नहीं होता है, और इवन हम ये कह सकते हैं कि वो लिमिटेड वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है रजिस्टर्ड कंपनीज। अब जो ये वाली कंपनीज होती हैं वो इनकॉर्पोरेट होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 या फिर एनी अर्लियर एक्ट। एनी अर्लियर एक्ट मतलब जैसे कि 2013 से पहले जो भी कंपनीज एक्ट था उसके अंडर जो रजिस्टर्ड होती हैं उनको हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। Some companies registered under Companies Act are also governed by some other special act for their operative matter. For example, Bank Companies Act 1949। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बनती तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही हैं, उसके अंडर ही रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन किसी और दूसरे एक्ट के द्वारा उनको ऑपरेट किया जाता है। जब उनके ऑपरेशन की बारी आती है तो किसी स्पेशल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके थ्रू उनको ऑपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक कंपनीज एक्ट 1949। अब बैंक्स जो है वो है तो एक कंपनी, रजिस्टर्ड तो वो इसके अंडर ही होगी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, लेकिन जब उसकी ऑपरेशन की बारी आएगी तो वो कौन से प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे, इस वाले एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। रजिस्टर्ड कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती हैं और पब्लिक भी हो सकती हैं। राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट। और जो भी इन कंपनीज के जो मेंबर हैं उनकी राइट एंड लायबिलिटी क्या होगी, कितने लिमिट तक होगी, क्या लायबिलिटी होगी, क्या राइट होगा, ये सब आपको कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट के अंदर ही बता दिया जाता है। जो जो इन एक्ट के अंदर ही मेंशन होता है उतनी ही राइट एंड लायबिलिटी मेंबर्स को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जिसके बेसिस पे हमने दो टाइप की कंपनीज डिवाइड करी हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। देखो ये जो शुरू के 3 पॉइंट है ना, ये प्राइवेट कंपनी का निचोड़ है, मतलब इसके इतने मेन फीचर हैं। अगर आपसे कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अगर 2 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये 3 फीचर तो मस्ट है। अगर आप ये लिख दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट फीचर क्या है, मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल, कि जितना भी उसके आर्टिकल के हिसाब से प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए उतनी तो प्राइवेट कंपनी की होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। अगर 1 लाख से कम आपकी पेड अप कैपिटल है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। दूसरा फीचर क्या है, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, उनके इस राइट्स को प्रोहिबिट किया जाता है। थर्ड फीचर है लिमिट ऑफ मेंबर्स। अब प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर होने चाहिए। मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं, 2 से कम होंगे तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, और मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन वहीं पर इसके साथ एक एक्सेप्शन जुड़ जाती है जो कि है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के केस में जो मिनिमम 2 वाली लिमिट है और मैक्सिमम 200 वाली लिमिट है वो नहीं लगती, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन होता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। इसके अलावा जो भी कोई कंपनी है और वो प्राइवेट है तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। मेंबर नॉट इंक्लूड। अब जो ये 200 मेंबर हैं उनके अंदर हम कौन कौन से पर्सन हैं जिनको एज ए मेंबर इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट है मेंबर हु आर द एम्प्लॉयज एंड द मेंबर ऑफ कंपनी। जो पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है उसको हम इन 200 पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेंबर हु वर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और वर आल्सो इट्स मेंबर एंड कंटिन्यू टू इट्स मेंबर आफ्टर लिविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट। और ऐसा मेंबर जो कि इस कंपनी का एम्प्लॉय भी था, मेंबर भी था, लेकिन उसने एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दी लेकिन वो अभी भी उसका मेंबर है, तो ऐसे पर्सन को भी हम इस 200 वाली कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट जो फीचर आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज। जैसे कंपनीज अपने शेयर को इशू कर लेती है ना ताकि जो पब्लिक उनको सब्सक्राइब कर ले, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक को नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है एंड हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख हो सकती है,
मतलब होनी चाहिए। और ऐसे ही पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो वो पब्लिक कंपनी नहीं मानी जाएगी। जैसे कि प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, उसी तरीके से पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में तो मैक्सिमम 200 है, लेकिन पब्लिक में इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 होनी चाहिए। इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब जो पब्लिक कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर या डिबेंचर इशू कर सकती है, उनको ऑफर कर सकती है कि वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले। जो पब्लिक कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, प्राइवेट कंपनी के नहीं करते हैं, पब्लिक कंपनी के ट्रेड करते हैं। शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, और पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको समझो, जैसे जब जो कंपनी है वो वाउंड अप होती है, मतलब जब उसका डिसोल्यूशन होता है, वो बंद होती है, तो उस केस में हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ती है। हमारे जितना भी हमें लोन पे करना होता है या फिर क्रेडिटर पे करने होते हैं, उनकी हम पेमेंट करते हैं। तो उस केस में कंपनी का कौन सा मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितना पैसा कंपनी को देगा, वो उसकी लायबिलिटी पे निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपनी है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी जिसमें जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है बाय द शेयर और बाय द गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, उसको अनलिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लायबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज आर लिमिटेड, इट कैन बी बाय द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स और बाय द गारंटी गिवन। ये किस तरीके से लिमिटेड हो सकती है, जितने उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, या तो उसके फेस वैल्यू तक लिमिटेड हो, या फिर उस मेंबर ने जितने अमाउंट की गारंटी ली होगी उतनी ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। मैंडेटरी फॉर सच कंपनी टू यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। अब जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड को यूज करें। हमने पढ़ा था ना, स्टैट्यूटरी कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है कि वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड को यूज करें, इवन दो वो चाहे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्मल लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड को यूज करें। अब लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, सबसे पहले आता है लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी ऑफ सच मेंबर्स लिमिटेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितने रुपए के उन्होंने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, जितने फेस वैल्यू का, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसने 100 शेयर होल्ड करे हुए हैं जो कि 10 रुपये का एक है, ठीक है, तो उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी बनती है, 1000 रुपये, जिसमें से वो अभी उन 100 शेयर्स पर 8 रुपये पे कर चुका है, मतलब वो 800 रुपये पे कर चुका है। अब जब कंपनी वाउंड अप होती है, बंद होती है, तो जो कंपनी है वो कितना अमाउंट उस मेंबर से मांग सकती है। टोटल उसकी थी 1000 रुपये की, बनती थी जो 1000 रुपये की, उसमें से वो 800 ऑलरेडी दे चुका है, तो कंपनी सिर्फ ऑलरेडी 200 रुपये तक उससे मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि उसकी इतनी ही लायबिलिटी बनती है बाय दी शेयर। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट आता है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें जो क्या होता है, जो मेंबर होता है ना वो पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देता है कि जब भी कंपनी वाउंड अप होगी तो मैं इतना अमाउंट पे कर दूंगा। Liability of each member is limited to such amount as he may undertake to contribute the make assets of the company in the event of wound up। इसमें क्या होता है, वो गारंटी ले लेता है कि मैं इतना अमाउंट पे कर दूंगा। ऊपर में क्या होता है, शेयर्स से डिसाइड होता है, इसमें क्या होता है, वो गारंटी ले लेता है। अब जितने रुपए की वो गारंटी लेता है वो उसी टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड हो जाता है एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि हाँ भाई ये जो बंदा है, ये जो मेंबर है वो इतना रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, इसको रिकॉर्ड कर लो। तो इस तरीके से होता है। अब क्या है, इफ इट इज अ शेयर कैपिटल कंपनी मेंबर आर रिक्वायर्ड टू पे अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस गारंटी अमाउंट। अगर मान लो ये कोई शेयर कैपिटल कंपनी है, अब उस मेंबर ने गारंटी भी ले ली
और साथ में उसके पास शेयर कैपिटल भी है, ठीक है, मतलब शेयर्स भी है। तो एक तो वो गारंटी का अमाउंट तो देगा ही देगा, साथ में जितना उसका अनपेड अमाउंट रहता है, जैसे कि मान लो 200 रुपये रहता है तो उसको वो भी पे करना पड़ेगा, प्लस उसको गारंटी अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो ये होती है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टिल कोई डाउट है ना, आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ये क्या होती हैं? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर नॉट लिमिटेड टू देयर शेयर इन दी कंपनी। अब जो ये कंपनीज होती हैं उनमें उनके शेयर अमाउंट जितनी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। यहाँ पे लिमिटेड थी लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। सच मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी बियॉन्ड देयर शेयर वैल्यू। अब जब कंपनी बाउंड अप होती है, अब उनको पैसे की ज़रूरत है कंपनी को, तो वो क्या करेगी, मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को भी बोलेगी ले आओ भाई, अब हमें पैसे की ज़रूरत है और पैसा पूरा हो नहीं रहा, तो आप अपनी पर्सनल एसेट्स को भी ले आओ। क्योंकि यहाँ पे जो उनकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो कंपनी कितना भी पैसा उनसे मांग सकती है। Liability of member is valid for a period of 1 year after the company is wound up। अब जो कंपनी बंद होती है उसके 1 साल तक जो कंपनी है वो अपने मेंबर से पैसा मांग सकती है। Company with unlimited liability can convert into limited liability companies by the passing a special resolution and official inform to the registrar of company। अब जो अनलिमिटेड कंपनी है वो लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, किस तरीके से, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑफिशियली इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी कि हम जो है वो इसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, तो उसके लिए वो एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन पास करेंगे और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। ये होती है इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनी को हम इंलैंड कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी भी बोलते हैं। अब ये कौन सी होती है? एन इंडियन कंपनी इज द वन दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी एक्ट विच इज पास इन इंडिया। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेटेड होती है या फिर किसी ऐसे एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड होती है जो कि इंडिया में पास है, उनको हम डोमेस्टिक कंपनी या फिर इंडियन कंपनी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, चैरिटेबल कंपनीज एक्सेट्रा। इट कैन बी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। जो इंडियन कंपनी है वो प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स, फॉरेन कंपनी हम तभी मानेंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको हम फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। अब कंडीशन क्या है? एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो वो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है, एक तो वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। अगर वो इनसाइड इंडिया होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है इंडियन कंपनी मान लेंगे हम। इसलिए पहली कंडीशन है कि वो जो इनकॉर्पोरेट होगी वो आउटसाइड इंडिया होगी। दूसरी कंडीशन है विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट physically or through electronic mode and conduct any business activity in India in any other member। इनकॉर्पोरेटेड तो वो आउटसाइड इंडिया है लेकिन वो इंडिया में काम कर रही है अपने किसी भी मोड से, चाहे वो खुद काम कर रही है या फिर किसी एजेंट के थ्रू काम कर रही है, चाहे वो फिजिकली काम कर रही है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही है, लेकिन वो इंडिया में काम कर रही है तो उसको हम फॉरेन कंपनी कंसिडर करेंगे। कौन कौन सी दो कंडीशन है कि एक तो वो इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, दूसरा वो हमारे इंडिया में काम कर रही हो किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकली कर रही हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रही हो, तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके बेस पे 3 टाइप की कंपनी होती है, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अगर किसी भी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ने 51% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल को होल्ड किया हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ है या फिर गवर्नमेंट के बिहाव पर किसी भी कंपनी ने किया हुआ है, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं। क्योंकि जनरली हम लोगों को पता है कि अगर 51% शेयर्स किसी भी कंपनी के जो पर्सन होल्ड करता है या फिर गवर्नमेंट होल्ड करती है तो वो उन्हीं की कंपनी मानी जाती है, उन्हीं को हम रियल ओनर बोलते हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट है वो 51%
कंपनीज के जो शेयर कैपिटल है उसको होल्ड कर लेती है तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। और रिमेनिंग 49% जो है वो पब्लिक को सेल किए जाते हैं, मतलब पब्लिक को ऑफर कर दिए जाते हैं। 51% तो गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है और 49% जो है पब्लिक को ऑफर कर दिए जाते हैं। ऑल सब्सिडरी कंपनीज ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज आर डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनीज। अब सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं ये हम अभी समझेंगे। पहले आप एक एग्जाम्पल समझो। देखो, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। अब जो ए कंपनी है ना वो बी के ऊपर कंट्रोल कर रही है। जो ए कंपनी है वो बी को ओवरटेक करना चाहती है। अब अगर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर लेती है, या फिर बी कंपनी के 51% शेयर के मालिक बन जाती है। जो ए कंपनी है वो बी कंपनी के 51% शेयर के मालिक बन जाती है, या फिर बी कंपनी में 51% वोटिंग पावर को होल्ड कर लेती है। तो इन तीनों केसिंग में हम ये कहेंगे कि जो ए कंपनी है वो बी को ओवरटेक कर रही है, उसको होल्ड कर रही है। तो इस केस में जो कंपनी ए है वो क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी, क्योंकि ये इसको होल्ड कर रही है। और जो बी कंपनी है वो क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। किसकी सब्सिडरी कंपनी? ए की, क्योंकि ए ने इसको होल्ड किया हुआ है। तो यही डिफरेंस है होल्डिंग कंपनी में और सब्सिडरी कंपनी में। अब पहले होल्डिंग कंपनी पढ़ते हैं। A company shall be deemed to be the holding company of another but only if that another company is its subsidiary। देखो, इस डेफिनेशन से हमें ना कुछ एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी समझते हैं, उससे आपको ऑटोमेटिकली होल्डिंग कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू subsidiary company of another if that other company controls the composition of its board of director। अगर ए कंपनी बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है तो जो ए कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है और जो बी है वो सब्सिडरी बन जाती है। या फिर अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 51% और इक्वल टू 51% शेयर कैपिटल ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। तीसरी कंडीशन है that other company holds more than 51% voting powers of the company। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देती है तो जो ये कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और जो ये कंपनी है वो इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है, द कॉर्पोरेशन इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनीज विच इटसेल्फ अ सब्सिडरी ऑफ सम अनदर कंपनी। देखो, ये एग्जांपल से समझ आएगा। अब कंपनी ए है, उसने कंपनी बी को ओवरटेक कर लिया, तो जो कंपनी बी है वो क्या बन गई? सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी बन गई, है ना, इसकी एक ए की सब्सिडरी बन गई। अब जो कंपनी बी है उसने सी को ओवरटेक कर लिया, तो इस केस में क्या हुआ? जो सी कंपनी है वो बी की सब्सिडरी बन गई, सब्सिडरी ऑफ कंपनी बी। लेकिन क्योंकि बी कंपनी ऑलरेडी कंपनी ए की सब्सिडरी थी तो ऑटोमेटिकली जो सी है वो भी कंपनी ए की सब्सिडरी बन जाएगी। आल्सो सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी ए। अब जो कंपनी ए है वो बी की होल्डिंग कंपनी हो गई और जो बी है वो सी की होल्डिंग कंपनी हो गई और जो ए और बी दोनों सी की होल्डिंग कंपनी माने जाएंगे। लास्ट क्लासिफिकेशन आती है हमारी अदर्स कंपनी, जिसके अंदर हमने 5 टाइप की कंपनी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आती है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? जब एक कंपनी अपना बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्शन का है या फिर सर्विसेज का है, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में करते हैं तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी डूइंग बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा होम कंट्री और होस्ट कंट्री क्या होते हैं। देखो, जिस कंट्री के अंदर कंपनी की मैनेजमेंट का हेड ऑफिस होता है उसको हम बोलते हैं होम कंट्री, और जिस कंट्री के अंदर जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है, काम करती है, उसको हम बोलते हैं होस्ट कंट्री। जिस कंट्री के अंदर हेड ऑफिस होता है उसको बोलते हैं होम कंट्री, और जिस कंट्री के अंदर, अदर कंट्री के अंदर जो कंपनी काम करती है, ऑपरेट करती है, उनको हम बोलते हैं होस्ट कंट्री। Companies that has a management head office in one country known as home country and the operates in several other countries known as host country. For example, Tata Motors, Wipro, etc.
नेक्स्ट हमारा आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है जो कि सारे काम को हैंडल करता है और कोई मेंबर नहीं होता है। These companies enjoy certain privileges और exemption as compared to other। क्योंकि ये 1 पर्सन कंपनी होती है इसलिए इनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस भी दी जाती हैं जो कि बाकी कंपनीज को नहीं दी जाती। नेक्स्ट आता है चैरिटेबल कॉरपोरेशंस या फिर एनपीओ। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनीज प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बनाई जाती हैं, सोशल सर्विस के मोटिव से बनाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एनपीओ। It is indebted to form a company for promoting commerce, art, science, रिलीजन और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रमोशन के लिए बनाई जाती हैं, बेसिकली सोशल सर्विस के लिए बनाई जाती हैं। इट इज़ नॉट फॉर्म फॉर द प्रॉफिटेबल मोटिव। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दीज कंपनीज प्रोहिबिट्स पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। क्योंकि ये कंपनीज प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जाती हैं इसलिए जो ये कंपनीज हैं वो अपने मेंबर को भी डिविडेंड पे नहीं करती है। नेक्स्ट हमारी आती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। It is a company whose principal business is to the acquisition of shares, stocks, debentures और other securities। ये सिक्योरिटीज़ में ही डील करती है। इनका काम होता है बेचना, एक कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को बेचना, दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को खरीदना, ये काम होता है इनका। लास्ट आती है आपकी स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज कौन होती हैं? स्मॉल कंपनीज मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी नहीं होती है उनको स्मॉल कंपनी कहते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। अगर इस 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। पहली कंडीशन है विच पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए और सच हायर एज मी प्रिस्क्राइब्ड बाय विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। वैसे तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन केस आप ये बोलो कि भाई मैक्सिमम लिमिट बता दो तो मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या? शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरी कंडीशन है whose turnover immediately preceding final year does not exceeding 20 करोड़। 20 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए पिछले साल। लेकिन अगर आप वहीं पर ये बोल दो कि हायर अमाउंट बता दो कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हायर अमाउंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है 100 करोड़। बुक में आपको कम एक्सप्लेन करा होगा क्योंकि जो बुक है वो आपके ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन अभी रिसेंटली शायद 2021 या 2022 के बजट में इन लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया था। तो अब स्मॉल कंपनी के लिए ये 2 लिमिट सेटअप की हुई है। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। तो ये 2 कंपनीज है कि उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के जो लिमिट है वो है 10 करोड़। वहीं पर उनका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो है 100 करोड़। तो इसको बोलते हैं हम स्मॉल कंपनीज। तो यहाँ पे जो है हमारा वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत और एफर्ट्स डाले हैं आपको पढ़ाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।